तो वक्फ बोर्ड बिल के लोकसभा में पेश होने से पहले सवाल उठ रहा था कि क्या बीजेपी को समर्थन दे रही वो पार्टियां जो कि मुस्लिम वोट बैंक के सहारे राजनीति करती हैं, जैसे जेडीयू, टीडीपी, वो क्या करेंगी, जो खुद को सेक्युलर मानती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इन पार्टियों की दलील है कि जब सरकार ने उनके संशोधनों और सवालों को स्वीकार कर लिया, फिर बिल का विरोध वो क्यों करें। इसीलिए आज जेडीयू हो या टीडीपी या फिर चिराग पासवान की पार्टी, सब ने दिल खोलकर इस बिल का समर्थन किया, संशोधनों का समर्थन किया। वक्फ बोर्ड बिल का मामला तब आया जब बिहार में विधानसभा का चुनाव अब से मात्र 6 या 7 महीने दूर है। तो सवाल है कि उस चुनाव पर इसका क्या असर भी होगा। उसको समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी की छवि धर्मनिरपेक्ष बना रखी है, जो हिंदुओं के बराबर ही मुसलमानों का भी ध्यान रखती है। इसीलिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश होने से पहले ये सवाल उठ रहा था कि नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड बिल पर क्या करेंगे। लेकिन लोकसभा में उनकी पार्टी के नेता ललन सिंह ने साफ कर दिया कि इस बिल का समर्थन जरूरी क्यों है। अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में है और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। वक्फ का जो पूरा कार्यकलाप है, वक्फ का जो पूरा वर्किंग है, उस वर्किंग में तो कहीं से ही संशोधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वक्फ के कार्यकलाप में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वक्फ का जो आमदनी है वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। आपको क्या दिक्कत नजर आ रहा है इसमें? वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा। बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत भले ही नहीं है, लेकिन सारे सहयोगियों ने पहले ही साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ हैं। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे जैसे बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन कर दिया। संशोधन किए जाते हैं, उसमें बदलाव किए जाते हैं। इससे पहले भी कई बार 2013 तक इसमें संशोधन होते रहे, तब तो किसी ने इस तरीके से भ्रम फैलाने का प्रयास नहीं किया। आज जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मुसलमान विरोधी है, असंवैधानिक है। सोचिए, भारत की संसद में ये लोग कह रहे हैं कि कोई असंवैधानिक चीज़ आ सकती है। इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये सिर्फ झूठ बोल बोलकर एक परसेप्शन बनाने का जो ये लोग प्रयास करते हैं, जो संशोधन हुआ है वो इसको और मजबूत करने की सोच के साथ किया गया। दरअसल सहयोगी दलों का मामला बिहार में विधानसभा चुनावों से भी जुड़ा है, जो इस साल के आखिर में होने वाले हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है। करीब 47 सीटों पर जीत हार तय करने में मुस्लिम वोटों की काफी अहमियत है। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को कुल मुस्लिम वोटों में से 6% वोट मिले थे। वहीं महागठबंधन को 77% वोट मिले, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को सिर्फ 5% और महागठबंधन को 76% वोट मिले थे। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को 12% और इंडिया गठबंधन को 87% मुसलमानों के वोट मिले। लेकिन जेडीयू को लगता है कि गरीब मुसलमानों के हक में उठाया गया कदम और वक्फ बोर्ड के नए कानूनों से आम मुसलमानों को फायदा होगा। इसीलिए जेडीयू को भी चुनाव में फायदा होगा नीतीश कुमार के नाम पर। नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ? मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने तालमी मरकज बनाया, हुनर योजना चलाई। भागलपुर दंगा हुआ था, किसके राज में हुआ था? वेणुगोपाल जी, आपके राज में हुआ था। क्या न्याय किया था आपने मुसलमानों के लिए? नीतीश कुमार जी ने एनडीए के राज में भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय देने का काम किया। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। आपका सेकुलरिज्म की क्या परिभाषा है? नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। आज आरजेडी इसे मुसलमानों की आजादी पर हमले के रूप में दिखा रहा है, लेकिन इसी वक्त लालू यादव का लोकसभा में 15 साल पहले दिया गया एक भाषण तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। एक कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है।
आगे से खैर अब तो लाइए इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका। जिस तरह पिछले लोकसभा चुनावों में बिहार में मुस्लिम वोटों का रुझान एनडीए की तरफ बढ़ा है, उससे नीतीश और चिराग को लगा होगा कि वक्फ बोर्ड वाले विधेयक का समर्थन करने में कोई नुकसान नहीं है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। आइए फिर लौटते हैं फैजान मुस्तफ़ा साहब के पास जो हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछूंगा वो ये कि हमने दिन भर मैंने आज बहस सुनी है, इनफैक्ट पिछले 15-20 दिनों से हम ये बहस को देख रहे हैं। बार बार विपक्ष की तरफ से कहा गया कि वक्फ बोर्ड में गैर इस्लामिक सदस्यों का अपॉइंटमेंट क्यों किया जा रहा है, किसी और बोर्ड में तो होता नहीं है, ना श्राइन बोर्ड्स में होता है, ना गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी में होता है। ये क्या, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सुमित संविधान का विद्यार्थी हूं। मैं समझता हूं कि जो देश की विभिन्नताएं हैं वो सारी संस्थाओं में नजर आनी चाहिए। तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स भी हों, औरतें भी हों, ओबीसीज भी हों। ये इसके का क्रिटिसिज्म करना उतना सही नहीं है। अच्छा, जो मसला है वो ये कि संविधान के अनुच्छेद 26 में जो धार्मिक और चैरिटेबल प्रॉपर्टीज का अधिकार है उनको मैनेज करने का, वो संविधान ने दिया है उस धर्म के मानने वालों। संविधान के शब्द ये है कि हर धर्म और उस धर्म में जो सेक्ट हैं उनको अधिकार होगा अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने का, रिलीजियस प्रॉपर्टी का। जी। तो क्या ये प्रावधान इस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा और सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त करेगी? अच्छा, ये कहना कि संसद कभी भी कोई कानून नहीं पास करती जो असंवैधानिक है, ये बात भी सही नहीं है। संसद के कई पारित कानूनों को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित करती रही है। संविधान के संशोधन भी अवैध डिक्लेयर होते रहे हैं। एनजेसी का आपको याद होगा कि 2016 में अमेंडमेंट जो है, जो सर्वसम्मति से पास हुआ था लोकसभा में, और राज्यसभा में सिर्फ एक ही वोट उसके विरोध में पड़ा था, राम जेठमलानी का। सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था। ये बात सही नहीं है। बात कि कई चीजें बिल में बड़ी सकारात्मक हैं। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा ना पॉजिटिव चीजें भी हैं, नेगेटिव चीजें भी हैं, अगर आप वो बता सकें प्रिसाइज में। हर कानून में कुछ अच्छी कुछ बुराई होती है सुमित, मैं उसको वैसे ही देखता हूं जी। अब जैसे इसमें यह कहा गया कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अब जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का ऑफिसर होगा, ये अच्छा प्रावधान। या ये कहा गया कि वक्फ ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन अब होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज होगा, अभी तक वो थोड़ा जूनियर जज होता था। या ये कहा गया कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो है वो 6 महीने के अंदर फैसला देगा, ये एक अच्छा प्रावधान है। तो कई चीजें इसमें पॉजिटिव हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो इसमें निगेटिव हैं। जैसे मैं आप बताऊं जी, मुसलमानों के लिए ये लॉ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, वो तो आपने देख लिया राजनीति कैसे राजनीतिक नेता बोलते हैं। हिंदुओं का अधिकार छीन रहा है। हिंदू अब वक्फ नहीं कर सकता। जो प्रॉपर्टी सुमीत अवस्थी की है वो उस प्रॉपर्टी में आग लगा दें, किसी को दान कर दें, उसमें खेती करें या फ्लैट बनाएं या वक्फ कर दें, ये उनका अधिकार है। ये ओनरशिप का जो स्वामित्व का अधिकार है जो दुनिया के हर प्रॉपर्टी लॉ में है विश्व में, ये उसको बिल्कुल उल्टा खड़ा कर दे रहा है कि हम एक प्रॉपर्टी के ओनर से ये कह रहे हैं कि क्योंकि तुम मुसलमान नहीं हो इसलिए तुम वक्फ नहीं कर सकते। कितने हिंदू राजा, महाराजा, जमींदार जिनकी जनता मुसलमान थी, उन्होंने उनके लिए मस्जिदें भी बनवाई, उनके लिए कब्रिस्तान भी बनवाए। तो ये बात मैं समझता हूं इस बिल का सबसे कमजोर पहलू ये है। दूसरी चीज ये कहना कि साहब अगर कोई कन्वर्ट हुआ तो 5 साल तक वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकता। अरे भाई, कन्वर्ट हो या ना कन्वर्ट हो, पहले तो ये समझ लें सुमित के जो देश में कई बीजेपी के राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ बने हैं, वो जबरदस्ती अगर कन्वर्ट कराया गया, धोखा देकर, लालच देकर, उसको वो बैन करता है। अगर कोई स्वेच्छा से कन्वर्ट हो तो वो उसका अधिकार है। अब वो आदमी अधिकार होके आज मुस्लिम बन गया, जैसे ही वो मुस्लिम बना तो पूरा मुस्लिम लॉ लागू हो गया। अब आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो 5 साल बाद ही अपनी ही प्रॉपर्टी का वक्फ कर पाएगा? ये अब आप कल ये कहेंगे कि वो 5 समय नमाज पढ़ता हो
और रमजान में रोजे रखता हो और उसके दाढ़ी हो और सर पे टोपी कैसे हो, साबित होगा ये? तभी ये कंडीशन बिल्कुल गलत है। ये जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप का लॉ है, फॉरगेट अबाउट हिंदू मुस्लिम थिंग, राइट। उसके विरुद्ध जा रहा है। जी फैजान साहब, माफ़ी जा रहा हूँ, बीच में इंटरवीन की मैंने क्या कर रहा हूँ, वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन आपने बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही अच्छे से समझाया बिल की खासियत भी और बिल की खामियां भी। उम्मीद करते हैं संशोधन संविधान में लगातार होते रहें, तमाम कानूनों में होते रहें। इस कानून में भी अगर कोई कमियां रह गई हैं, जो कि अगर ये पास हो जाता है तो आने वाले वक्त में संशोधन हो और इसकी भी खामियों को दूर कर लिया जाए। शुक्रिया फैजान साहब हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए।